है रेडा पीछे। आज हम लोग आप पहुँचे हैं मोहब्बत की नगरी आगरा। आगरा में जो अब आप हमारे पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये अकबर का मकबरा। आज हम लोग अकबर के जन्म से लेकर के और अकबर की जो मृत्यु हुई है उस तक की कहानी जो भी है उसको हम विस्तार से समझेंगे। अगर हम अकबर के बारे में जानने का प्रयास करें तो अकबर का जो जन्म हुआ वो उनकी बातें और उनकी मृत्यु तक की वो सब बातें हम लोग विस्तार से समझेंगे। पहले जो इस एरिया की बात हो रही है जो आप हमारे साथ ये सब देख रहे हैं तो इसको सिकंदरा के नाम से जानते हैं। ये जो लोकेशन जो आप देख रहे हैं ये आगरा और मथुरा के बीच से जो NH-19 जो गुजरता है ये सीधा लखनऊ की तरफ निकल जाते हैं और ये सीधा दिल्ली की तरफ जा रहा है। इसके हाईवे के जस्ट किनारे आप देखेंगे तो बिल्कुल एक बहुत बड़े एरिया में अकबर के मकबरे को बनाया गया है। आप दरअसल ये जो ज़मीन देख रहे हैं ये ज़मीन पहले के मामले में देखें तो पहले नहीं हुआ करती थी। ये ज़मीन तो बाद में घेरी गई है, लेकिन जो मुख्य एरिया है ये जो गेट आप देख रहे हैं हमारे सामने ये गेट के माध्यम से मुख्य रास्ता हुआ करता था। ये सब बातें हम लोग ये सिकंदरा नाम क्यों पड़ा है और सिकंदरा की जो बातें हम लोग पहले समझने का प्रयास करते हैं। दरअसल आप यहाँ की बात करेंगे 1504 में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की और फिर 1506 AD में इसको राजधानी बनाया। राजधानी बनाने के बाद आप देखेंगे राजपूतों के साथ लगातार संघर्ष हुए। खटोली का युद्ध हुआ 1517 की बात है। उस खटोली के युद्ध में इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के बीच हुआ। तो राजपूतों के बीच और ये लोधी वंश का जो शासन रहा इनके बीच लगातार आपस में विद्रोह होते रहे। आगरा शहर की स्थापना का उद्देश्य यही था कि राजपूतों के साथ दिल्ली सल्तनत के संबंधों को बनाया जाए, लेकिन ये संबंधों को बनाने के चक्कर में लगातार विद्रोह बनते चले गए। आप के बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद जो बातें चल रही थी दिल्ली सल्तनत हो या राजपूतों के बीच में वो विद्रोह होते रहे। इसी क्रम में आप देखेंगे कि जो हमने भी खटोली के युद्ध की चर्चा की है। खटोली का युद्ध जो हुआ था उसमें इब्राहिम लोधी और राणा सांगा इन दोनों के बीच हुआ। इस युद्ध का परिणाम ये निकला जिसमें इब्राहिम लोधी पराजित हो गया और राणा सांगा विजयी हुआ। उसके बाद इस आगरा के क्षेत्र पर या हम जो सिकंदरा के एरिया में बैठे हुए हैं वहाँ राजपूतों ने अपना पूरा कब्जा कर लिया था। लेकिन उसके बाद जब इब्राहिम लोधी को हटाने के लिए राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के कुछ जो अपोजिट में जो लोग थे दौलत खान लोधी जो उसका चाचा हुआ करता था, इन दोनों लोगों ने सिकंदर लोधी को हटाने के लिए एक रणनीति बनाई। जिस रणनीति का परिणाम ये हुआ कि एक फारस का शासक परगना के शासक बाबर को बुलाया गया जो काबुल में बैठा हुआ था। बाबर को बुला करके और पानीपत का प्रथम युद्ध आप देखेंगे कि 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ और पानीपत के युद्ध के माध्यम से इब्राहिम लोधी को पराजित किया गया और लोधी वंश की समाप्ति की गई और भारत पर इस प्रकार बाबर ने कब्जा कर लिया। आप देखेंगे पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने आगरा, ग्वालियर, दिल्ली है ना इन सारे क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। और उसके बाद 1527 में खानवा का युद्ध हुआ जिसमें राणा सांगा पराजित हुआ। फिर आप देखेंगे चंदेरी का युद्ध हुआ जिसमें ग्वालियर का शासक मेदिनी राय पराजित हुआ। और फिर अंतिम रूप से घाघरा के युद्ध में 1529 में अफगान पराजित हुए। तो आप समझ रहे हैं कि 1530 के बाद बाबर ने 1526, 27, 28, 29 इनके माध्यम से 4 युद्धों के माध्यम से भारत को पराजित कर दिया और 1530 में लगभग अपनी सत्ता स्थापित की। आगरा को बाबर ने अपना मूल स्थान बनाया था। आगरा में जो हम बात कर रहे हैं आराम बाग की, आप इस नेशनल हाईवे से सीधा जाएंगे तो यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर का दूरी होगी। जहाँ आज हम रामबाग के नाम से जानते हैं उसको बाबर ने बाबरनामा के नाम से आराम बाग के नाम से बसाया था और वहाँ अपना प्रशासन और ये सारी चीज़ें स्थापित करने की कोशिश की थी। बाकी बात बड़ा सा है ना जिसको हम लोग किसी और वीडियो के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं। हम देखेंगे कि 1530 में बाबर की डेथ हो जाती है। उसके बाद उसका बेटा जो हुमायूं है वो शासक बनता है और
उसके बाद हुमायूं उस समय तक भारत में 1531 में और उसके बाद 1540 तक शासक रहा है। 1540 तक हुमायूं और भारत में एक अफगान शासक था शेरशाह। उसके बीच आप देखेंगे तो 2-3 युद्ध हुए जिसके माध्यम से शेरशाह सूरी को पूरी तरह पराजित कर दिया गया। तो हमने अभी जो बात की थी कि 1530 में जो बाबर की जब डेथ हो जाती है उसके बाद आप देखेंगे कि जो बाबर का जो बेटा था हुमायूं का उसका उत्तराधिकारी घोषित किया गया और उत्तराधिकारी बनने के बाद 1531 से उसने शासन प्रशासन शुरू किया। उस समय दरअसल हुमायूं की एज 17-18 साल हुआ करती थी। उसके बाद हुमायूं ने 1531, 1532 और उसके बाद 1540 तक लगभग भारत में अपना शासन प्रशासन का काम पूरा किया। और उसके बाद आप देखेंगे तो 1532 के बाद ही उसके शेरशाह सूरी के साथ में लगातार संघर्ष प्रारंभ हो गए थे। और उसके बाद 1539 में चौसा का युद्ध हुआ जिसमें हुमायूं पहली बार शेरशाह सूरी से पराजित हुआ। और उसके बाद भारत की जो हुमायूं की जो शक्ति थी वो कमजोर पड़ने लगी। उसके बाद आगरा के जो कुछ क्षेत्र थे उन पर हुमायूं का कब्जा हो जाता है। और फिर हुमायूं ने एक बार दोबारा कोशिश की थी। अच्छा, जो मैंने अभी बैटल ऑफ चौसा की बात की है, चौसा का जो युद्ध हुआ 1539 में, इस युद्ध के माध्यम से हुमायूं की जब हार हुई थी, उस हार के दौरान हुमायूं जब एक नदी को क्रॉस कर रहा था, उस नदी को क्रॉस करने के दौरान उसको एक नाविक ने पार कराया था। तो हुमायूं ने दरअसल उसको एक दिन का शासक बनाया था। ये सवाल हमारे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। हम ये जो प्रोजेक्ट बनाने का प्रयास कर रहे हैं इसके माध्यम से आप देखेंगे तो हम एग्जाम के पर्पज से चीज़ें कवर कर रहे होंगे। हमारा उद्देश्य ये भारत की जो विरासत है, जो कला संस्कृति है, इसको तुम समझेंगे देखेंगे। इसके माध्यम से हमारे जो एग्जाम में जो चीज़ें आती हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम में इतिहास का जो एक अपना बड़ा पोर्शन होता है, तो इसको समझने के लिए हम लोग विस्तार से बात कर रहे होंगे। आइए हम लोग आज हुमायूं के मकबरे का दर्शन करते हैं और इसके साथ साथ हम लोग मुगलों के इतिहास को समझने का प्रयास भी करते हैं। तो जब बात 1539 की हो रही है, चौसा के युद्ध की बात हुई थी, उसके बाद हुमायूं एक बार पराजित हुआ था। और उसके बाद आप देखेंगे तो 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज हुआ। ये युद्ध जो ना कन्नौज के जो क्षेत्र में हुआ, और इस युद्ध के बाद हुमायूं पूरी तरीके से पराजित हुआ। और उसके बाद हुमायूं अपनी पूरी सेना को लेकर के, पूरे साम्राज्य को लेकर के यहाँ से भारत से बाहर चला जाता है। शेरशाह सूरी ने उस समय हुमायूं का पीछा काबुल और जो कंधार के जो क्षेत्र थे वहां तक किया। और 1541 के बाद हुमायूं ने